चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। दरअसल लाइट को लेकर के आज सुबह से इशू चल रहा है और इसी वजह से जब स्टूडियो से हम लाइव कर रहे थे तो परेशानी आई थी, व्यवधान आया था और एकदम से लाइव बंद हो गया क्योंकि लाइट फ्री छोड़ गई। इन्वर्टर भी साथ देंगे तो कितना देंगे, लेकिन आज प्रोग्राम करना था और इसी वजह से अब मैं अपने ऑफिस से ही ये लाइव आपको दिखा रहा हूँ। फटाफट जुड़े और शेयर करते चलें। रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि फटाफट जुड़े और शेयर करते चलें, क्योंकि खबरें तो आपको सारी बतानी है ना। क्योंकि अभी बहुत सारे दर्शकों के फिर कॉल आएंगे, फ़ोन आएंगे, अजय जी क्या हुआ, लाइव एकदम से बंद हो गया। बिल्कुल मुझे पता है कि लाइव एकदम से बंद हो गया। अब सिर्फ फेसबुक पर लाइव है, यूट्यूब पर लाइव नहीं है। बस इस चीज़ के लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि अब सिर्फ फेसबुक पर लाइव है, यूट्यूब पर लाइव नहीं है। तो इसी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप लोग, है ना। रिदम ना तोड़ें। जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सब लोगों तक हम पहुंच पाए। चलिए खबरों का सिलसिला हम शुरू कर रहे थे। बिल्कुल। अब फटाफट जुड़ते चले। संतोष भाई है हमारे साथ, पहले जुड़े थे। और हाँ बिल्कुल, पंडित राजीव कृष्ण शास्त्री, अजय सिंह जादौन बना, फटाफट जुड़े सर, है ना। अभी शेयर कम कर रहे हो आप लोग, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम अच्छे उसमें रिदम में चल रहे थे और अचानक फिर लाइट का व्यवधान पैदा हो गया। सर क्या करें, तो लेकिन प्रोग्राम करना ज़रूरी था। ठीक है, जुड़ते चले। खबरें आपको तमाम बताएंगे, क्षेत्र की सारी खबरें बताएंगे और जिनको लाइव जोड़ना है उनको लाइव भी जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें आप। गाँव की लाइट नहीं है इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं। हाँ सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी मैंने मालूम की है कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ अभी भी सप्लाई शुरू नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें सप्लाई शुरू नहीं हुई है। तो फटाफट आप लोग जुड़ते चलें और शेयर करते चलें, है ना। दीपचंद जी दुबई से हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दीप भाई, आपका शुक्रिया। प्रेमराज जी बिल्कुल राम और धन्यवाद आपका। शेयर करते चलना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते चलना। अब यूट्यूब पर लाइव नहीं है, सिर्फ फेसबुक पर लाइव है, ठीक है। क्योंकि आज दिन भर ना सिर्फ गंगापुर सिटी में बल्कि पूरे प्रदेश भर में जहाँ जहाँ ये रात का जो तूफान आया था और बरसाती जो तूफान आया था, इसने पूरी जो बिजली व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, इसको नस्तो नाबूद कर दिया सर। बिल्कुल, बिजली नहीं है तो पानी नहीं मिला लोगों को। शाम को 4:30 बजे 5 बजे लोगों को गंगापुर सिटी में पानी की सप्लाई हो पाई है, क्योंकि टंकियां नहीं भरी गई, बिजली बंद रही। रात को 12 बजे बत्ती गुल हो गई, तो उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा और सारा जनजीवन आज अस्त व्यस्त रहा है और अभी भी चल रहा है। और मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत विभाग करोड़ों रुपए खर्च करता है साहब, करता है कि नहीं करता। अब शर्म नहीं आती इन नेताओं को और शर्म नहीं आती इन अधिकारियों को कि करोड़ों रुपए जो मेंटेनेंस के नाम पर आपको मिलते हैं, ये पैसा जाता कहां है। लाइनों से आप पेड़ नहीं हटा पाते, स्पान तार जो हैं उनको आप टाइट नहीं कर पाते, तो फिर मेंटेनेंस करते किस चीज का हो। आज 4 घंटे सप्लाई बंद रहेगी क्योंकि स्पीडर का मेंटेनेंस होगा, आज 5 घंटे सप्लाई बंद रहेगी क्योंकि आज इसका मेंटेनेंस होगा। तो फिर मेंटेनेंस करते किसका हो। अगर आंखों में थोड़ी शर्म हो और जनप्रतिनिधियों को लगता है ना कि जनता ने उनको सही काम के लिए चुना है, तो कभी इन चीजों का भी फीडबैक ले लो कि भाई करोड़ों रुपए आपको हम मेंटेनेंस के नाम पर देते हैं, मेंटेनेंस के लिए देते हैं, किस चीज का मेंटेनेंस करते हो आप। मानते हैं कि प्रकृति से लड़ा नहीं जा सकता, आपकी तैयारियां क्या है। आज गंगापुर में पूरे दिन सप्लाई बंद रही, कारण क्या था, बोले साहब 2 पेड़ टूट करके और लाइन पर गिर गए और तार टूट गए। तो मेंटेनेंस के नाम पर ये पेड़ कभी काटे नहीं गए थे। कभी आपकी नजर नहीं पड़ी कि 33 kV की लाइन के ऊपर होकर के पेड़ जा रहे हैं, इनकी डालियां काटना तो बहुत जरूरी है। घरों में करंट आया, बिजली के उपकरण जल गए, फूक गए, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कोई नहीं लेने वाला, है ना। क्योंकि नेताओं को वोट चाहिए, अधिकारियों को तनख्वाह से मतलब है, जनता जाओ भाड़ में। ये मेंटेनेंस है विद्युत विभाग का। मैं तो साफ कह रहा हूं और खुल के कह रहा हूं, देश की राजधानी जो है ना जयपुर, उसमें भी 18 घंटे 19 घंटे बीत चुके हैं। कई इलाके ऐसे हैं जिनमें विद्युत अभी भी सप्लाई नहीं हो पाई है। ये देश की राजधानी का हाल है, तो फिर छोटे इलाकों की, ग्रामीण इलाकों की क्या बात करोगे आप।
लेकिन बहुत मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और करते आ रहे हैं आपसे पहले। ठीक है, चलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। राष्ट्रीय लेवल की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नीति आयोग की बैठक होने वाली है और इसमें सभी राज्यों को शामिल होना पड़ता है और ज़रूरी भी है। लेकिन 3 राज्य ऐसे हैं, दिल्ली के सीएम केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव यानी केसीआर, वो इस नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। दरअसल केंद्र और राज्यों के बीच में अधिकारों को लेकर के और केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर के आ रही है उसके खिलाफ इन तीनों ने इस नीति आयोग का बहिष्कार करने का फैसला किया है, तो वो इस नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 सवाल पूछे हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 सवाल पूछे हैं केंद्र की मोदी सरकार से। कांग्रेस ने 9 साल 9 सवाल नाम से एक डॉक्यूमेंट्री जारी की है और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने ये सवाल केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री मोदी से पूछे थे, जिनके जवाब आज तक हमको नहीं मिल पाए हैं। मैं आपको बता देता हूं ये 9 सवाल किस चीज से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, कृषि और किसान से जुड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा यानी चीन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। लेकिन इन सवालों का जवाब 9 साल में सरकार ने क्या दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। सवाल पूछना आपका बिल्कुल हक है, मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, लेकिन मजबूत विपक्ष का होना, अगर विपक्ष ही कमजोर है तो क्या सवाल पूछेगा सत्ता पक्ष से। शेयर करते चलना, शेयरिंग में कमी मत रखना। आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी को 3 महीने का एक पासपोर्ट जारी करने की इजाजत दे दी है। दरअसल एक याचिका लगाई गई थी और राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, संसदीय सदस्यता, उनको अपना घर जो है सरकारी आवास वो छोड़ना पड़ा था और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो मिलता है वो उनका सरेंडर हो गया था। लगातार इसको लेकर के वो याचिका लगा रहे थे और आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिल्ली के जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उन्होंने इजाज़त तो दी है कि 3 साल के लिए एक अलग से आपका पासपोर्ट जारी किया जा सकता है, लेकिन वो भी इस शर्त पर जब तक दिल्ली का ये कोर्ट आपको एनओसी ना दे दे तब तक आप कहीं विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो ये मामला हुआ है। आज विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल 28 मई को यानी परसों नई संसदीय भवन की जो इमारत है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। इनवाइट राष्ट्रपति को नहीं किया उन्होंने और इसको लेकर के विपक्ष ने जम करके हंगामा किया है कि साहब राष्ट्रपति जो संवैधानिक पद है उनको इनवाइट नहीं किया गया है और मनमानी कर रही है मोदी सरकार। इसको लेकर के मैं आपको बताऊं जो 20 विपक्षी दल हैं, पार्टियां हैं, उन्होंने इस उद्घाटन का बहिष्कार किया और इस मामले को लेकर के वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगा दी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिका लगाने वाले वकीलों को फटकार भी लगाई और इस याचिका को खारिज कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि ऐसी याचिकाएं आप लाते ही क्यों हैं, इसमें आपका इंटरेस्ट क्या है, किससे उद्घाटन करना है किससे नहीं करवाना है ये सरकार जाने। इन मामलों का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या। इसके बाद एसजी जो है, सॉलिसिटर जनरल जो है, उन्होंने कहा कि साहब ये हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन वकील ने कह दिया नहीं अब मैं हाई कोर्ट भी नहीं जाऊंगा। यानी उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा करके उनको वापस भगा दिया और उनकी याचिका जो है खारिज कर दी। ये सबसे बड़ा झटका लगा है आज विपक्ष को। शेयर कम कर रहे हो भाई, हाँ बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और 26 मई 2014 याद है आपको ये दिन, हिंदुस्तान के इतिहास में बड़ा बदलाव हुआ था, बड़ा बदलाव हुआ था हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान की राजनीति में। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में, देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 30 साल बाद एक ऐसी सरकार बनी थी जिसको पूर्ण बहुमत मिला था। जब 2014 में सरकार बनी
तब भारतीय जनता पार्टी के पास में 282 सीटें थी। अपने काम से, अपनी नीतियों से, अपनी योजनाओं से 2019 में जब चुनाव हुए तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों पर कब्जा किया। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने मिलकर के। बहुत लंबे समय बाद ऐसा हुआ जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला हो और इतनी ज़्यादा सीटें मिली हो। जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो 7 राज्यों में भाजपा की सरकार थी, लेकिन 2018 तक आते आते 21 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री बन गए। कुछ में भाजपा के, कुछ में उनके सहयोगी दलों के माध्यम से। शेयर करते चलो, बहुत कम लोग शेयर कर रहे हो। बहुत सारी खबरें आपको बताऊंगा आज। और उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी जो इन 9 सालों में लोगों को हमेशा याद रहेंगी। आरोप प्रत्यारोप लगाना, बुराई करना, यह राजनीति का एक अहम हिस्सा है और ये चलता रहेगा ये सिलसिला। प्रधानमंत्री कल को कोई और बन जाए या सत्ता किसी और के पास चली जाए, आरोप और प्रत्यारोप यानी सत्ता और विपक्ष, इनकी जो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति है तो हमेशा चलेगी। लेकिन इन 9 सालों में क्या कुछ बदलाव हुआ, क्या कुछ जनता ने नया देखा, क्या कुछ मोदी जी ने नया दिखाया, वो भी गौर करने वाली बात है। और ऐसे पॉइंट हमने निकाले हैं जिनके मामले में 9 सालों में इस सरकार को याद रखा जाएगा। वो अच्छे कदम थे, बुरे कदम थे, उनके परिणाम क्या निकले, वॉट एवर जो भी है, लेकिन याद क्या बनेगा, नज़ीर क्या बनेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में जब चुनाव हुए कई राज्यों में, तो आपको मैं बता दूं कि जो 2014 में सिर्फ 7 राज्य थे, 2018 में बढ़कर के भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों से बनकर के जो सरकारें बनाई, उन राज्यों की संख्या हो गई 21। हालांकि अभी की स्थिति देखें तो केवल 14 राज्य भारतीय जनता पार्टी के पास में, सिर्फ 14 राज्य रहे, 21 से घट गए। और 4 अक्टूबर 2014 पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जनता से सीधा संवाद करना शुरू किया मन की बात के माध्यम से। पहला एपिसोड कब आया था आपको याद है? 4 अक्टूबर 2014 को मन की बात का पहला एपिसोड। प्रधानमंत्री सीधा जनता से जुड़े, जनता की बातें रेडियो के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। स्वच्छ भारत मिशन, पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक बड़े छोटे से मुद्दे को, देखने में बहुत बड़ा है, सफाई बहुत बड़ी चीज है, लेकिन लोगों के जहन में, अब से पहले जो प्रधानमंत्री थे उनके जहन में शायद कभी नहीं आया ये आइडिया। और लाल किले की प्राचीर से सबसे पहले इस चीज को शुरुआत किया कि भारत स्वच्छ होना चाहिए, साफ सफाई सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी देश में, ताकि पर्यटक आए, लोग आए तो हमारे देश की सराहना करें। और स्वच्छ भारत मिशन जो है, इसको 8 नवंबर को लॉन्च किया गया, 21 जून 2015। जी हाँ, यूएनओ में जाकर के जब भाषण दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, अपनी बात रखी, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी ये माना कि हाँ 21 जून 2015 से योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत, उसका श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। और जीएसटी एक नया फार्मूला लेकर के आए, टैक्स स्लैब में किस तरह का बदलाव होगा, किस तरह से टैक्स कलेक्शन होगा। नोटबंदी बहुत हल्ला हुआ था, अरे साहब ये कर दिया, वो कर दिया, बुरे परिणाम निकले, लेकिन मैं ये मानता हूं अर्थव्यवस्था के तौर पर सबसे बेहतरीन परिणाम निकले थे नोटबंदी के बाद। ब्लैक मनी बंद हो गया, आतंकवाद पर रोक लगी, जो फर्जी पैसा, टेरर फंडिंग जो होती थी उस पर विशेष लगाम लगी, और नोटबंदी एक ऐतिहासिक कदम था। सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान को मारा और मुंह तोड़ जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक। प्रधानमंत्री मोदी और उन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। कश्मीर से धारा 370 हटाना, आर्टिकल 370 हटाना सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम था, सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम। कश्मीर का वजूद जो था असली, वो अस्तित्व में आया। राम मंदिर, कितना लंबा संघर्ष चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, बनेगा नहीं बनेगा। यही वो सरकार थी जिसमें अब राम मंदिर अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। और फिर कोरोना जैसी अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक बीमारी आई। भारत इकलौता ऐसा देश था जिसने सबसे पहले वैक्सीन ईजाद की,
भारत इकलौता ऐसा देश था जिसने वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचाई। भारत इकलौता ऐसा देश था जो दुनिया की सबसे घनी आबादी होने के बावजूद भी जिसमें मृत्यु दर बहुत कम रही। और इन चीजों के लिए, इन प्रयोगों के लिए 9 साल के इस कालखंड में इस सरकार को और इसके कार्यकाल को हमेशा याद रखा जाएगा। और ये आज का जो दिन है, ये वही दिन है जब मैं आपको बता दूं 26 मई को 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। चलिए, तो सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और कर्नाटक की नई कांग्रेस की जो सरकार है उसके 24 एमएलए जो हैं कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। यूपीएससी के 44वीं रैंक वाला मामला, कल मैंने खबर में यह बताया था कि इसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया। एक बंदा हरियाणा के रहने वाला है तुषार, वो कह रहा है कि साहब ये मेरी रैंक है। दूसरा है बिहार के भागलपुर का तुषार, दोनों के रोल नंबर सेम है और दोनों ने अपने अपने दावे ठोक दिए। आज इसको लेकर के यूपीएससी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और हरियाणा का जो तुषार है उसके सारे कागज फर्जी पाए गए हैं। यानी 44वीं रैंक जो यूपीएससी में बनी है वो बिहार के भागलपुर के रहने वाले तुषार की बनी है। इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। और इस साल देश का मानसून सामान्य रहेगा। किसानों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और शेयर करते चलना प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है, शेयर करते चलना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते चलना, क्योंकि आज सिर्फ फेसबुक पर लाइव है, हम यूट्यूब पर लाइव नहीं है। मौसम विभाग ने, हिंदुस्तान के मौसम विभाग ने कहा है इस साल मानसून बहुत सामान्य रहेगा और मानसून 1 जून के बाद लगभग 4 जून के समथिंग केरल से प्रवेश करेगा। 96 से 104% बारिश की उम्मीद इस बार मौसम विभाग ने जताई है। 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान में 92% बारिश होगी, यानी सामान्य से भी कम बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। लेकिन फिर भी मौसम विभाग का यह कहना है किसानों के लिए ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बार मानसून सामान्य रहेगा या कुछ राज्यों में सामान्य से भी कम रहेगा। शेयर करते चले, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत कम शेयर कर रहे हो, बहुत कम लोग जुड़े हो और आज तो मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कम से कम 3 डिजिट में आप पहुंचा दो। जरूरी है 3 डिजिट में पहुंचना, ठीक है ना। और जो स्टार दे सकते हैं वो स्टार जरूर दें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेलों की। खेलों में क्या कुछ चल रहा है, तो सेकंड क्वालिफायर चल रहा है आईपीएल का गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच में। जो यहां से जीतेगा वो 28 मई को चेन्नई सुपर किंग्स, जो पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है, 4 बार खिताब जीत चुकी है, उससे भिड़ंत होगी। दोनों के बीच में मैच चल रहा है। बारिश की वजह से आज थोड़ा सा टॉस लेट हुआ था और जब मैंने मैच देखा था तो मुंबई इंडियंस पहले बल्लेबाजी कर रही थी, बॉलिंग कर रही थी और गुजरात टाइटंस जो है वो बल्लेबाजी कर रही थी। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर अब प्रदेश लेवल की। प्रदेश से क्या कुछ है, राजस्थान में क्या हलचल है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे प्रदेश में क्या चल रहा है, हमारे राज्य में क्या चल रहा है, क्योंकि इस बार राज्य में चुनाव होने वाले हैं इस साल। आकाश भाई कह रहे हैं 20 ग्रुप में तो मैंने ही कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना कर सकते हो उतना शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमारे साथ। अब बात करते हैं प्रदेश लेवल की खबरों की। शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट मेंस का लेवल 1 का परिणाम आज जारी हो गया, ठीक है। जिनका सिलेक्शन हुआ है और जो अब आगे नौकरी ज्वाइन करेंगे उन सबको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और इसमें 21,000 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और इन्हें दस्तावेज जांच और जिला आवंटन के बाद में मेरिट के आधार पर पोस्टिंग मिलेगी। इसका काम चालू हो जाएगा और लेवल 2 के अलग अलग विषयों के जो परिणाम है वो 15 जून तक आने की संभावना है। हालांकि ये परिणाम इतना डिले नहीं होता, लेकिन अभी भी बाबुओं की, मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और इस वजह से ये थोड़ा सा लेट हुआ है, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि रीट लेवल मेंस जो है लेवल 1 उसका परिणाम आ चुका है। भरतपुर से एक भावुक करने वाली और सोचनीय खबर। 21वीं सदी के हिंदुस्तान में भी अभी भी इस तरह की घटनाएं और जो खबरें हैं वो देखने को मिलती है जो मन को द्रवित करती हैं, दुखी करती हैं। शेयर कम कर रहे हो सर, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक माँ
अपने 5 दिन की बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़ करके रात को 10:30 बजे और चली गई। साथ में एक चिट्ठी, एक खत जो है वो छोड़ करके गई थी और उसमें लिखा था कि मेरी बेटी को पाल लेना, आपका एहसान होगा, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 6 बेटियां हैं और मेरी सास इसे स्वीकार नहीं करेगी। कितनी दुखद बातें हैं। यूपीएससी में 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणामों में जहां बेटियों ने बाजी मारी है, जहां बेटियां ऊंचा ऊंचा मुकाम हासिल कर रही हैं, वहां भी कुछ दकियानूसी ख्यालों के लोग आज भी इस धरती पर जिंदा हैं। इनको मर जाना चाहिए, जो आज भी इन बेटियों को जन्म से पहले मार रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है, पुलिस परिजनों की तलाश भी कर रही है और यह भी कहना है कि अगर परिवार ने स्वीकार नहीं किया तो फिर इस बेटी को गोद दे दिया जाएगा। लेकिन समाज के मुंह पर सबसे बड़ी कालिक यह है कि आज भी समाज में ऐसे लोग, ऐसे परिवार, ऐसी महिलाएं हैं जो खुद महिला होकर के एक बेटी का विरोध कर रही हैं, उसके जन्म को दुत्कार रही हैं। भरतपुर के जनाना हॉस्पिटल से यह खबर आई है। आगे बढ़ते हैं। देश की बैंकिंग व्यवस्था में होने वाला है बड़ा बदलाव। नोट कर लेना सर, बैंकिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शेयर बहुत कम कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्या बदलाव होने जा रहा है मैं आपको बता दूं। दरअसल बैंकों में लगे हुए कर्मचारी बहुत लंबे समय से मांग कर रहे थे कि सर बहुत काम करना पड़ता है, हमको लंबे समय तक काम करना पड़ रहा है, हमारे वर्किंग आवर घटाए जाएं। और इसको लेकर के अब जल्द ही ये बदलाव होने वाला है। अब बैंक सिर्फ 5 दिन ही चलेगी सप्ताह में। अब तक क्या हो रहा था, दूसरे शनिवार को और चौथे शनिवार को छुट्टी रहा करती थी, ठीक है, बाकी शनिवारों को खुला करते थे बैंक। अब ऐसा नहीं होगा। अब बैंक फिक्स रूप में 5 दिन ही चलेंगे, यानी शनिवार और रविवार को पूरे महीने छुट्टी रहेगी। ये बड़ा बदलाव बैंकिंग प्रणाली में हो रहा है और सभी बैंक शनिवार को बंद रहेंगे। हालांकि इसमें वर्किंग आवर बढ़ा दिया है। बैंकों के कर्मचारियों का वर्किंग आवर और व्यक्तियों के ट्रांजैक्शन का आवर, जो लेन देन का आवर है, वो बढ़ा दिया 40 मिनट, 10 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को। तो ये भी एक फायदा मिलेगा कि 40 मिनट जो है वर्किंग आवर वो बढ़ा दिया है। लेकिन अब बैंक सिर्फ 5 दिन ही खुला करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और प्रदेश के चुनावों में भाजपा की सहयोगी पार्टी जेजेपी, जी हां, भी सहयोगी के रूप में अब चुनाव लड़ेगी। आज ताल ठोक दी और जेजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय चौटाला, आज उन्होंने पार्टी का विस्तार राजस्थान में कर दिया है। बड़ी खबर है ये राजनीतिक रूप से। और अजय चौटाला ने कहा है कि जहां जहां भी प्रदेश में बीजेपी कमजोर नजर आएगी वहां हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। कई सीटों के तो उन्होंने नाम भी अनाउंस कर दिए हैं जहां जहां से जेजेपी चुनाव लड़ेगी। और मैं आपको बता देता हूं कि आज विस्तार करते हुए पूरे प्रदेश में विस्तार किया है, पदाधिकारी लगा दिए गए हैं। पृथ्वी मील को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है जेजेपी का। नोट कर लेना आप, ये जो पृथ्वी मील हैं वो अब जेजेपी के, यानी जो अजय चौटाला है उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता है सुभाष महरिया, उनके भतीजे प्रतीक महरिया, उनको युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया है। और अब पार्टी जी जान से इन चुनावों की रणनीति में जुड़ जाएगी। और अब बात करते हैं कल के तांडव की। पूरे प्रदेश में कल जो तांडव रहा, तूफानी बरसात जो आई और रात को 12 बजे लोगों को जितना डराया और दहशत का माहौल जो पैदा किया, प्रकृति का जो प्रकोप था वो देखने को मिला। पूरे प्रदेश भर से ऐसी खबरें आई हैं सर, और इसमें जनहानि भी हुई है, धनहानि भी हुई है। आपको मैं बताऊं कि कल की रात की अगर हम बात करें तो प्रदेश के कई इलाकों में बिजली और पानी की व्यवस्था गड़बड़ाई है। जयपुर में 18 से 20 घंटे बाद भी कई इलाकों की बत्ती अभी भी गुल है। सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। कई जगह बहुत सारे इलाकों में पेड़ टूटे हैं, टीन शेड जो है वो उड़ गई हैं, दीवारें गिर गई हैं, बिजली के पोल टूटे हैं, तार टूटे हैं। तूफानी बारिश से नुकसान का आकलन करने के जिला कलेक्टर को निर्देश भी दे दिए गए हैं। टोंक में तो 12 लोगों की मौत हुई है। टोंक जिले में, अकेले टोंक में नहीं, टोंक जिले में 12 लोगों की मौत हुई है। और आपदा प्रबंधन इन सभी को
4-4 लाख रुपए का मुआवजा देगा। इसके अलावा और जो नुकसान हुआ है उसका भी आकलन किया जा रहा है। कई जिलों में जानवरों की मौत हुई है, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, भैंस, बकरी ये भी इसकी चपेट में आए हैं जिनकी मौत हुई है। और किसान के लिए तो बहुत बड़े सहयोगी और मित्र हैं ये जानवर। एक भैंस मरती है, बकरी मरती है तो किसान को तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन कुल मिलाकर के कल वास्तव में डराने वाली रात थी सर। 12 बजे की बहुत सारे इलाकों में बत्ती गुल हुई है, उसी की वजह से पानी की व्यवस्था गड़बड़ा गई। पानी इलाकों में सही ढंग से नहीं पहुंच पाया क्योंकि टंकियां नहीं भर पाई, मोटर नहीं चल पाई। तो कल का जो मामला था ना, और प्रकृति ने जो अपना रौद्र रूप कल रात को दिखाया, पूरे प्रदेश के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो उससे प्रभावित हुए हैं। मैं आपको बता दूं, जयपुर में 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी और कल भी इसका असर रहेगा। ये थोड़ी सी चिंता करने वाली बात है कि कल भी इसका असर रहेगा। किन संभागों में रहेगा? यही हमारे कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, इनमें तो रहेगा ही रहेगा। और शादी ब्याह और चल रहे हैं तो ये सबसे बड़ी टेंशन है। लेकिन प्रकृति ने जो अपना कल तांडव दिखाया है उससे बिल्कुल जन धन की हानि हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगले माह से पेंशनधारी है ना, सामाजिक सुरक्षा के तहत जिनको पेंशन मिलती है उनकी पेंशन अगले माह से बढ़ी हुई मिलने लग जाएगी। यानी 1000 न्यूनतम जो पेंशन है वो अगले माह से मिलने लग जाएगी। और राहत कैंपों जो चल रहे हैं सरकार के, जिनमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसमें अब तक इस मामले में 40 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं जो लोग इसके दायरे में आते हैं और पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं करौली की। करौली से क्या कुछ खबरें हैं? तो आज जिला प्रमुख शिमला देवी की अध्यक्षता में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई थी। बैठक में एडीएम मुरलीधर प्रतिहार, सीईओ ऋषभ मंडल मौजूद रहे। और वाटरशेड अभियंता रामकेश मीणा ने बताया कि हिंडौन, मंडरायल, नांदोती, सपोटरा, श्री महावीर जी ब्लॉक में प्रधानमंत्री कृषक सुरक्षा योजना के तहत तलाई, फॉर्म पॉन्ड, पाइप लाइन डालना, वृक्षारोपण, इनके 1656 कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इनके लिए बजट जारी कर दिया गया है। हालांकि पंचायत समिति के कुछ सदस्यों ने अधिकारियों पर सीधा सीधा आरोप लगाया है उपेक्षा करने का कि साहब हमारे काम नहीं होते, हमारी सुनवाई नहीं होती है। दूसरी बात, इन लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि साहब पिछली बैठकों का क्या नतीजा निकला। पिछली बार हमने बैठकों में जो समस्याएं बताई है, जो अधिकारी अनुपस्थित रहे, इन पर क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं होती सर, कोई कार्रवाई नहीं होती। बस आगे बढ़ते रहो, पीछे की जनता जाने। तो इसको लेकर के भी आज बहुत सारे सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं का या हम जो समस्याएं बताते हैं उनका समय पर समाधान नहीं होता। अगली खबर करौली से। महिला एवं बाल विकास कर्मचारी संघ ने के प्रमुख मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन किया। यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी नहीं होने पर जून से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। और ये जो महिला कर्मचारी हैं ये बहुत लंबे समय से अलग अलग मांगे कर रही हैं सर, लेकिन आज तक किसी सरकार ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। करौली जिले में भी तूफानी हवाओं ने मचाई तबाही। रात 12 बजे बदला मौसम का अचानक मिजाज। कॉलेज परिसर, जो करौली मुख्यालय है वहां पर, जिला मुख्यालय है वहां पर, कॉलेज परिसर में वजीरपुर गेट पर बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो टूट करके गिर गए। विद्युत लाइनें जो हैं वो बाधित हुई हैं। कई जगह विद्युत सप्लाई बंद हो गई। गुड़ला क्षेत्र में एक घर की पट्टियां टूट गई, वहां से खबरें आई हैं। और व्यवस्था जो है पूरी तरीके से, चाहे बिजली की हो या पानी की हो, गड़बड़ा गई। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर जिले की। हमारे जिले से क्या कुछ खबरें हैं? अभी तो सवाई माधोपुर ही है ना, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। हालांकि एक ही जगह लिखा हुआ है अभी तक, जिला गंगापुर सिटी। जब आप मिनी सचिवालय गंगापुर सिटी में जाओगे ना तो कार्यालय विशेषाधिकारी जिला गंगापुर सिटी, वो एक ही जगह मिला है आपको और कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक अधिसूचना जारी नहीं होती, नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक आप किसी को जिला नहीं मान सकते हो। लेकिन गंगापुर जिला बन गया, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसको लेकर के कोई संशय रहना भी नहीं चाहिए। सवाई माधोपुर तो रणथंभौर में अब पर्यटक बुधवार को सफारी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, बड़ी खबर है और सबके लिए जानना जरूरी है। अब एक नए आदेश सरकार ने इसको लेकर के निकाल दिए हैं। जो ACS है शिखर अग्रवाल, उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं। वीकली छुट्टी रहेगी। अब हर बुधवार को जितने भी रणथंभौर इसके अलावा टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, उन सब में ही बुधवार को अब छुट्टी रहेगी। उस दिन कोई सफारी नहीं होगी। तो इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं और ये 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
जिला विशेष न्यायालय पोक्सो ने नाबालिग को किडनैप कर गैंग रेप के मामले में 2 आरोपियों को सख्त सजा सुनाई है। जी हां, 2 आरोपी जो हैं उनको आजीवन, यानी जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती तब तक उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, अदालत ने कैला देवी करौली के जो 2 आरोपी हैं, गोविंद चतुर्वेदी और सीताराम चतुर्वेदी, इन दोनों को यह सजा सुनाई है और आजीवन कारावास की। दोनों पर 80-80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपियों ने 5 अप्रैल 2021 को नाबालिग का किडनैप करके और इस घटना को अंजाम दिया था और गंगापुर सिटी के उदय मोड़ थाने में यह मामला दर्ज हुआ था और 27 मई 2021 को इनको गिरफ्तार किया गया था। तब से न्यायिक हिरासत में थे और आज अदालत ने इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 80-80 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है और यह पोक्सो का मामला है। आगे बढ़ते हैं और गंगापुर सिटी की खबरें है ना। गंगापुर सिटी से क्या कुछ खबरें हैं, तो हमारे यहां भी वही हुआ। रात को डराने वाली रात थी साहब। बारिश ने, तूफान ने तबाही मचाई है। कई जगह टीन शेड उड़ गए, बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, वार्ड नंबर 2 मिर्जापुर, वहां से हमने लाइव चलाया था सुबह, दीवारें गिर गई निर्माणाधीन मकानों की, वहां बहुत नुकसान हुआ था ईदगाह मोड़ पर। और 33 kV की लाइन टूट गई। लाइन तो टूटी जो टूटी, समस्या ये हुई कि लोगों ने फिर उस लाइन को जोड़ने नहीं दिया। बिल्कुल, क्योंकि बहुत घरों के ऊपर से होकर के ये गुजर रही है और विद्युत विभाग मेंटेनेंस के नाम पर पता नहीं क्या खाना पूर्ति करता है। कई बड़े हादसे हो चुके हैं। अलीगंज का एक मजदूर तो पिछली साल आपको याद होगा, वर्धमान स्कूल जो है उसमें चिपक करके मर गया था। ऐसा घटनाक्रम हमने देखा जिसकी उम्मीद नहीं थी हमको। और नतीजा क्या निकला भाई? ढाक के 3 पात, आश्वासन दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन वो लाइन अभी तक शिफ्ट नहीं हुई। अरे शिफ्ट करना तो दूर की बात, ना आप एंगल लगा पाए, ना उसमें पीवीसी केबल लगा पाए। आपने कोई व्यवस्था नहीं की बिजली विभाग ने, और लोग उस दर्द को, उस तकलीफ को आज भी झेल रहे हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी? और लाइन शिफ्ट करवानी है तो फटाफट एप्लीकेशन लगा दो, 2-2.5 लाख रुपए का एस्टीमेट बना करके दे देंगे। अब एक परिवार 2-1.5 लाख 2 लाख रुपए, तब जाकर के ये लोग लाइन शिफ्ट करेंगे। आज लोगों ने क्लियर इसका विरोध किया है, हम लाइन नहीं जोड़ने देंगे, इस लाइन को यहां से हटाओ। और इसी वजह से आज पूरे दिन शहरी क्षेत्र की लाइट बंद रही। लोगों ने पूरे दिन हमें कॉल किए हैं, क्योंकि अधिकारी तो कॉल उठाते ही नहीं है, वो तो शांत बैठे हैं। उन्होंने प्रयास किया था लाइन जोड़ दें, सप्लाई चालू कर दें, ग्रामीण क्षेत्र की, सालोदा क्षेत्र की और जगह की सप्लाई चालू हो गई, लेकिन गंगापुर सिटी शहरी क्षेत्र की जो सप्लाई है वो शाम को लगभग 4 बजे चालू हुई है। समझाइश करके प्रशासन ने उनको 3 दिन का शायद आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर अंदर इसको ठीक कर दिया जाएगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो, तब जाकर के लाइन जोड़ने दी है। वरना आज पूरे दिन गंगापुर शहरी क्षेत्र की बत्ती गुल रही है और लोगों ने दिन भर फोन किए हैं, हम लोगों को लगातार अपडेट देते रहे। ये कंडीशन है। कई घरों में करंट दौड़ा है सर, बिजली के उपकरण फूक गए, लोग भी कहां तक बर्दाश्त करेंगे। इसी तरह मित्रपुरा के ऊदगांव में एक युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। ये शाम को खबर आई है क्राइम की। मृतक मक्खन मीणा ऊदगांव का रहने वाला था और मित्रपुरा सीएससी में उसका पंचनामा करवा करके और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। काजी कॉलोनी में आज जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया विधायक रामकेश मीणा ने। और ताज्जुब की बात यह है कि अस्पताल की स्थिति आप पे सुधर नहीं रही और जनता क्लिनिकों का उद्घाटन हो रहा है। और ये आज की घोषणा नहीं है, ये पिछले बजट सत्र की घोषणाएं हैं जिनको आप अब अमलीनामा पहना रहे हो। झूठ नहीं कह रहा हूं, कोई पक्ष और विपक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन सीधा सीधा झूठ और आंखों में धूल झोंकी जा रही है। ये अब की घोषणा नहीं है, ये पिछले बजट सत्र की घोषणा है। जब आपने जनता क्लिनिकों की घोषणा की थी, उसके मामले में पहला जनता क्लिनिक गंगापुर को अब मिला है काजी कॉलोनी में। तो पिछले 1.5 साल से आप क्या कर रहे थे? पिछले 1.5 साल से आप क्या कर रहे थे? और अस्पताल की व्यवस्था आप पर सुधर नहीं रही और आप जनता क्लिनिक खोल रहे हो। 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में आपको हम बताएंगे लाइव वहां से कितने तो वहां डॉक्टर लगाए हैं, कितनी नर्सें लगी हैं और कौन कौन सी सुविधाएं हैं। ठीक है। इसके अलावा
विधायक महोदय ने कहा कि साहब नगर परिषद पहले घालमेल करती थी सड़कों के निर्माण में और मैंने नगर परिषद का पत्ता काट करके और अब सीधा काम दे दिया पीडब्ल्यूडी को। महोदय, आपके उद्घाटन की हुई बहुत सड़कें अधूरी हैं अभी भी, आपके ही उद्घाटन की हुई बहुत सड़कें अभी भी अधूरी हैं जिन पर काम चालू नहीं हुआ। एक बार उनकी तरफ भी देख लेना। सवाल पूछना मेरा हक है, इस जनता का हक है, मीडिया का हक है और जिम्मेदारी आपकी बनती है, इसलिए सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। और उन्होंने कहा पानी के लिए मैं पूरी व्यवस्था कर रहा हूं, महीने 2 महीने में सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। सर, आज रिपोर्ट कार्ड आया मेरे पास में कि चंबल से कितना एमएलडी पानी मिल रहा है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं और चंबल के अधिकारियों से और जलदाय विभाग के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि वो पानी जा कहां रहा है। 3.5 MLD, कोई दिन 4 MLD, कोई दिन 0 MLD। हाँ, ये भी मान रहे हैं कम भी आ रहा है, ज्यादा भी आ रहा है, पानी जा कहां रहा है और लगातार सही सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही है, इस पर गौर कर लेना। पानी तो तब दोगे ना आप जब इस व्यवस्था को सुधारोगे आप। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 24 घंटे पानी आएगा, इंतजार हम भी कर रहे हैं कि 24 घंटे पानी कब आएगा। चिकित्सा क्षेत्र में बड़े बदलाव की आप बात कर रहे हो, अस्पताल की स्थिति सुधार लेना, मान जाएंगे आपको कि अगर अस्पताल की स्थिति सुधर गई तो हमको जनता क्लिनिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां तो दवाइयां ही नहीं है, दवाइयां नहीं है। अधिकारियों और कर्मचारियों की मजबूरी यह है कि उनको नौकरी करनी है। नहीं, हकीकत बात यह है पर्दे के पीछे जो अधिकारी और कर्मचारी हमको सच्चाई बताते हैं ना, अगर वो आप सुन लो तो ये सरकारें कोई सी भी हो 8 घंटे नहीं टिके, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, एक जवाब नहीं लगे इनसे। लेकिन अधिकारी बेचारे कुछ कहते ही नहीं है, उनको नौकरी करनी। अस्पताल में जा रहे हो निरीक्षण करने, कहीं और जा रहे हो निरीक्षण करने, फटकार लगा रहे हो वहां पर कर्मचारियों को, अधिकारियों को, क्या हो रहा है, ये कुर्सियां नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। महाराज, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आए, समय पर पैसा मिले, समय पर योजनाओं का लाभ मिले, तब तो अधिकारी काम करें, तब तो अधिकारी काम करें। कहां है आपकी सिटी स्कैन? 1.5 साल में मोर्चरी का काम नहीं करवा पाए आप खुले में, तो यहां पोस्टमार्टम हो रहे हैं गंगापुर में। बताओ आप, अस्पताल में सुरक्षाकर्मी नहीं है, कोई महिलाओं से छेड़छाड़ करके भग गया और जनता क्लिनिक खोल रहे हो आप। ये बजट जा कहां रहा है समझ में तो ये नहीं आ रही हमारे, कहां जा रहा है ये बजट? दावे कर लो, कुर्सी बचा लो, बस इस पे फोकस है, इसके अलावा किसी चीज पे फोकस नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। और तो आज जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया है, आगे आने वाले समय में और भी जनता क्लिनिक जो है गंगापुर में जल्दी से जल्दी खुलेंगे। ट्रिक यूनियन की सड़क को लेकर के अब रपेटा रपेटी लीपा पोती तो कर दी, पेच वर्क अभी तक एलएनटी वालों ने वह नहीं किया है। कल इसको लेकर के मैं उनसे बात जरूर करूंगा। बड़े बड़े गड्ढे छोड़ रखे हैं, साधन धसेंगे, बैठेंगे, सड़कें भी बैठेगी, लोग रोजाना परेशानी का सामना करेंगे, ये तो सही बात है। लेकिन कल एक बार फिर से मैं बात करूंगा उनसे। तो ये दिन भर की तमाम खबरें थी। आज सभापति को हम लाइव जरूर लेते, लेकिन थोड़ी सी लाइट सप्लाई की परेशानी है, इसलिए उनको हम लाइव नहीं लेंगे, पर उनसे कल हम बात जरूर आपकी करवाएंगे। और उम्मीद करता हूँ इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, है ना, खबरनामा को, क्योंकि आज सिर्फ फेसबुक पर है, यूट्यूब पर नहीं है। और बिल्कुल लालाराम जी आप सही कह रहे हो, सहारा जैसी चिटफंड कंपनियां हैं और बहुत सारा ऐसा पैसा है आम आदमी का जो इन फर्जी कंपनियों के चक्कर में डूब गया। और अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास तो खबर आई थी, करौली में किसी सहारा के एजेंट ने आत्महत्या कर ली, बेचारे ने आत्महत्या कर ली। उसने अपना जमीन मकान सब बेच दिया, लेकिन क्या करे, वो पैसा नहीं चुका पा रहा था लोगों का। और ये बड़े बड़े है ना मोटी चमड़ी वाले उद्योगपति, ये इनका पैसा खा करके बैठ गए और मामले अदालतों में चल रहे हैं, आम जनता की सुनवाई नहीं हो पा रही। PACL, KPCL, आदर्श सोसाइटी, पता नहीं साहब कितनी चिटफंड कंपनियां थी जो लोगों का पैसा खा करके मर गई, भाग गई। और मैं तो केंद्र सरकार के भी ताज्जुब करता हूं कि मोदी जी ये कह रहे हैं मैं ब्लैक मनी लाऊंगा, मैं ये लाऊंगा, मैं वो लाऊंगा। आप घर की रायता जो फैला हुआ है उसको तो संभाल लो, पहले दिलवाओ ना इन आम आदमियों को इनका पैसा वापस, करो ना इनकी संपत्ति कुर्क। तो बिल्कुल चिटफंड कंपनियों के मामले को लेकर के बहुत जल्दी एक अच्छा प्रोग्राम हम लेकर के आएंगे, ताकि आप लोगों के सवालों के जवाब मिल सके और स्थिति स्पष्ट हो सके। ठीक है सर। और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जगह ऐसी है जहां अभी भी लाइट नहीं आई है और धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधर रही हैं, लेकिन बस वही बात है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होना चाहिए
वो सरकारें शायद कभी करती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक देखते रहें खबरनामा और न्यूज़ 7 राजस्थान को। अपना प्यार, अपनी शुभकामनाएं देते रहें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें ताकि हमें भी एक ताकत मिले और हम आपके मुद्दे, आपकी समस्याएं जो है बेबाक तरीके से और निष्पक्ष तरीके से उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद और जय भारत।